हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 23 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 23 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, कल के वीडियो में एक करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो देखिए, जो धर्मपाल थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब इंसानी दिमाग है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो इसे आप सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून बनाया है? तो हाल ही में जो यूरोपीय देश है स्पेन, इसके द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून बना दिया गया है। अब ये है क्या? इच्छा मृत्यु को वैध करना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्पेन में यदि कोई भी व्यक्ति मरना चाहे तो उसे अलाउ होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रहा है, मतलब कि उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उसे मान लीजिए वेंटिलेटर पर रखा गया है और ऐसी स्थिति है कि यदि वेंटिलेटर से उसे हटाएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब कि उसकी जो स्थिति है बहुत ही गंभीर बनी हुई है और असहनीय दर्द है उसे, तो उससे निजात पाने के लिए कि चलिए वह व्यक्ति अब मुक्त कर दिया जाए, इसके लिए अब जो स्पेन गवर्नमेंट है इसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पहला तो यही है कि यदि वह व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित हो, जिसका इलाज ही संभव ना हो और वह काफ़ी समय से असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो। दूसरा यह है कि उस व्यक्ति को स्पेन का ही नागरिक होना चाहिए। तीसरा यह है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से होश में और सचेत में हो, तभी इच्छा मृत्यु ये उस व्यक्ति के लिए अलाउ होगी। अच्छा, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो स्पेन है ये चौथी कंट्री बना है, मतलब कि यूरोप की ये चौथी कंट्री बना है। इसके पहले नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ये ऐसा कानून बना चुके हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत में क्या स्थिति है। तो देखिए, भारत में जो आर्टिकल 21 है, यानी कि अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि भारत का जो अनुच्छेद 21 है ये हमें यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं देता है। तो अब हम जान लेते हैं स्पेन के बारे में। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पेन और ये है मोरक्को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसके माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि विश्व में 5 प्रमुख महासागर है, लेकिन सागरों की संख्या बहुत है। आप मेडिटेरियन सी में ही देखेंगे तो बहुत सारे सागर हैं, कुछ तो मैंने आप लोगों को याद भी करवा दिए हैं। तो आज हम यहाँ से 3 और प्रमुख सागरों के नाम याद रखेंगे। कुछ यहाँ पास स्थित है अल्बोरान सी, स्पेन के ऊपर में कुछ यहाँ स्थित है बेलेरिक सी, और कुछ यहाँ स्थित है लिगुरियन सी। ये 3 सी आप याद रखेंगे। पर्वतों की यदि हम बात करें तो स्पेन और फ्रांस के बीच में जो पर्वत है इसका नाम है पेरेनीस पर्वत, जबकि फ्रांस और इधर स्थित है स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्पेन इसके बीच है पेरेनीस पर्वत, जबकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है जूरा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ये किस देश की बनी है? तो हाल ही में जो मिलिट्री डायरेक्ट है इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसके अनुसार यदि मिलिट्री के मामले में देखा जाए, मतलब कि थल सेना के मामले में, तो टॉप पर है चाइना। मतलब कि चाइना की जो आर्मी है ये दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी बताई गई है। और इसमें दूसरे स्थान पर है यूएसए, तीसरे स्थान पर है रशिया और चौथे स्थान पर है अपना देश भारत। जबकि 2019 में एक और रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि कौन सा देश अपनी सेना पर कितना खर्च करता है। तो पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो अपनी सेनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, भारत इसका स्थान है तीसरा और चौथे स्थान पर है रशिया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइना की। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। देखिए, जो चाइना है ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है एशिया का सबसे बड़ा देश। इसकी कैपिटल है बीजिंग,
बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी है रेनमिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि कितने भारतीय राज्यों की सीमा चाइना से लगती है, तो कुल 5 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा चाइना से लगती है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो चाइना है ये भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश भी बन गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यदि आप रिलेट करेंगे तो चाइना का एक मिशन है, मंगल मिशन, जिसका नाम है तियानवेन-1। ये भी हाल ही में मंगल की कक्षा में भी पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एकमात्र एशियाई मुद्रा सबसे मजबूत हुई है? तो देखिए, आप लोगों ने एशिया महाद्वीप की लोकेशन देखी ही है। जो भी कंट्रीज़ है, जैसे कि भारत में रुपया चलता है, चाइना में रेनमिनवी, और मालदीप में जैसे कि माले चलता है, म्यांमार में क्यात। तो ये कुछ एशियाई कंट्री है जिनकी ये कुछ करेंसी है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार जो रुपया है ये एकमात्र ऐसी एशियाई मुद्रा है जो कि मजबूत हुई है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, आए दिन आप लोग न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे कि डॉलर के मूल्य, मतलब कि डॉलर का जो भी मूल्य है ये रुपए के मुकाबले आगे चला गया है। तो सवाल ये बनता है कि जो भारतीय रुपया है इसकी कीमत कैसे तय होती है? इसके कुछ फैक्टर हैं जिसके थ्रू मुद्रा का जो मूल्य है ये प्रभावित होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि भारत के पास जितना कम डॉलर होगा, डॉलर का मूल्य उतना ही अधिक होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मान लीजिए किसी भी देश को यदि किसी भी वस्तु की ज़रूरत है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये है कि वह देश उस वस्तु को खुद ही बनाए, मतलब कि स्वयं उस वस्तु का उत्पादन करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस सामान का दूसरे देशों से आयात कर ले, मतलब कि दूसरे देशों से मंगा करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। अब आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि इसके लिए जो पेमेंट होता है, मतलब कि इसके लिए जो भुगतान किया जाता है, मान लीजिए भारत ने क्या मंगवाया है? तेल मंगवाया है। तो भारत जब इस तेल के बदले पेमेंट करेगा तो ये रुपया में नहीं किया जाएगा। किस में किया जाएगा? डॉलर या यूरो में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता प्राप्त करेंसी है। अब सवाल ये भी बनता है कि डॉलर कहाँ से लाया जाए? तो इसके कई सारे रास्ते हैं। पहला तो ये है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। जितना अधिक निर्यात होगा, मान लीजिए भारत ने कोई भी चीज़ किसी देश को बेची है तो भारत को जो पैसे मिलेंगे वो भी तो डॉलर के रूप में ही मिलेंगे, मतलब खरीदेगा तो भी बदले में डॉलर चुकाएगा और बेचेगा तब भी उसे बदले में डॉलर ही मिलेंगे। दूसरा ये है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा दे करके, मतलब कि विदेशों की कंपनियां भारत में आकर के कारोबार लगाती हैं तो इससे भारत को डॉलर की प्राप्ति होती है, यानी कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। फिर तीसरा ये है कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं ये जो भी कमाते हैं ये डॉलर में भारत भेजते हैं, तो इसी के माध्यम से भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये बढ़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि आयात और निर्यात का हमेशा ही बैलेंस होना चाहिए, वरना विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी। इसे आप कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ऐसा भी नहीं है कि जो इंडियन करेंसी है ये डॉलर के मुकाबले हमेशा से ही कमज़ोर रही हो। भले ही आज $1 की कीमत 68 रुपीज़ है, लेकिन वह भी एक दौर था, मतलब कि आज़ादी के टाइम यदि देखा जाए तो $1 की कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी। मतलब कि भारतीय मुद्रा इतनी मजबूत थी। और आज़ादी के पहले भी यदि देखा जाए तो $1 के बराबर, मतलब कि $1 की जो कीमत है ये $13 के बराबर हुआ करती थी। अब उसका रीज़न क्या था कि उस टाइम भारत के ऊपर किसी भी तरह का कर्ज नहीं था। इसके बाद जब पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई तो उसके दौरान भारत ने कर्ज लेना शुरू किया, जिसके कारण मुद्रा की जो कीमत है, मतलब कि इंडियन करेंसी की, भारतीय रुपया की जो कीमत है ये गिरती चली गई और ये सिलसिला अब भी जारी है। तो अब जो ये रिपोर्ट आई है इसमें जो रुपया है इसे एकमात्र एशियाई मुद्रा बताया गया है जो कि मजबूत हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और ये है क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है। इसके अंतर्गत 1 मई 2021 से राजस्थान के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा ये प्रोवाइड कराई जाएगी। यही है चिरंजीवी योजना। इसकी शुरुआत की है राजस्थान ने। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी है जयपुर।
जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यूनेस्को के द्वारा 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्र। और आज हम राजस्थान से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है अजमेर। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि पुष्कर में स्थित है। इसके अलावा दिगंबर जैन मंदिर ये अलवर में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये स्थित है माउंट आबू में। नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदा हिल नेशनल पार्क ये सभी स्थित हैं राजस्थान में ही। इम्पॉर्टेंट बांध की यदि बात की जाए तो राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ये एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत गरीबों को 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जा रहा था। और भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक ये भी राजस्थान में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये भी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है, जबकि ऐसा ही विधेयक कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी लाया गया था। अभी है क्या क्षति वसूली विधेयक? तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 19 है यानी कि अनुच्छेद 19, इसमें लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, मतलब कि व्यक्ति आंदोलन कर सकते हैं, यह भी अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन के दौरान कई लोग दंगे फसाद में उतर जाते हैं और अपना अलग ही एक उग्र रूप दिखाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की मतलब कि इन्हें क्षति पहुंचाते हैं, जैसे कि बस जला देते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर काफ़ी तोड़फोड़ करते हैं, जिससे कि जो भी नुकसान होता है, जिस व्यक्ति के द्वारा ये नुकसान किया जाएगा इसकी भरपाई उसी व्यक्ति को भरनी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही विधेयक पारित कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो कलेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोनों स्थित है हरियाणा में। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था हरियाणा। ये जो आप देख रहे हैं ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ही हेडक्वार्टर स्थित है ISA का यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और हिसार, तो राजस्थान के ही हिसार में अभी हाल ही में एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है अम्बाला। अम्बाला बस स्टैंड का नाम अभी हाल ही में सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है झज्जर। झज्जर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ये है क्या? तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे इस एप्लीकेशन को, मतलब कि जो चैनल का एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, इसे आप लोगों ने या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा या एप्पल iOS से। तो इसी तरह से भारत का अब ये जो स्वदेशी ऐप स्टोर है जिसमें कि लगभग 967 ऐप्स अवेलेबल होंगे, इसी के लिए मोबाइल सेवा ऐप स्टोर ये लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका चार्ज कौन संभाल रहे हैं? रविशंकर प्रसाद। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये किश्तवाड़ जिले में स्थापित किया जाना है और इससे 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या है तो मैंने आप लोगों को बताया भी है। क्या होता है कि पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, फिर यहाँ जो टरबाइन लगा होता है फोर्सफुली ये जो पानी आता है टरबाइन के माध्यम से रोटेट होता है, फिर जनरेटर के माध्यम से इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। और ऐसी ही बिजली अब बनाई जाएगी जम्मू कश्मीर में, जिससे कि 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। तो आप मैप में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की लोकेशन। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में ही। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। इसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी और ये जो पुल है ये एफिल टावर से भी ऊंचा होगा, इंद्रधनुष की आकृति का होगा। इसके अलावा
गुलमर्ग में ही भारत का पहला इग्लू कैफ़े स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने पहले AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कपूरथला के द्वारा की गई है। और जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे 3rd AC में सफ़र करने वाले लोगों के लिए ऐसे डिब्बे बना रही है जिसमें ज़्यादा लोग सफ़र कर पाएंगे। तो आप लोगों को लालू यादव के समय शुरू की गई गरीब रथ ट्रेन ये याद होगी। तो गरीब रथ में 3rd AC में कितने बर्थ होते हैं? 78 बर्थ होते थे, लेकिन अभी जो कपूरथला के द्वारा डेवलप की जा रही है 3 टायर इकोनॉमी क्लास, इसमें कितने बर्थ होंगे? इसमें 83 बर्थ होंगे। और ये जो नए डिब्बे हैं ये LHB कोच हैं। अब ये LHB ये क्या है? तो देखिए, आप लोगों ने 2 टर्म पढ़े होंगे, एक तो है ICF और दूसरा है LHB। ICF वह होता है कि आप लोगों ने जो नीले कलर के डिब्बे होते हैं वही है ICF, जबकि जो लाल कलर के डिब्बे आप लोगों ने देखे होंगे ट्रेनों के वह है LHB। दोनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ से आप याद रख लीजिए, ICF यानी कि नीले कलर के डिब्बे और LHB यानी कि लाल कलर के डिब्बे। तो देखिए, जो ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कोचेस का निर्माण कहाँ करती है? चेन्नई में। इसकी जो स्थापना है 1952 में हुई थी, तब से ये वहाँ इसका निर्माण कर रही है। फिर दूसरी है LHB यानी कि लिंक हाफमैन बुश, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है, 2009 में आई है, मतलब कि तब से ये इसका निर्माण कर रही है कपूरथला में। और ये जो LHB है ये ज़्यादा मॉडर्न है। अच्छा, इन दोनों कोचेस में फ़र्क क्या है? तो कुछ फ़र्क है जो कि आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो ये जो ICF है, ICF में जो एयर ब्रेक है, मतलब कि जो गाड़ी रुकती है ये एयर ब्रेक के थ्रू रुकती है, ब्रेक लगाने पर ये थोड़ी देर में रुकती है। जबकि जो LHB है इसमें क्या है? इसमें है डिस्क ब्रेक, मतलब कि ब्रेक लगाने पर ये कम दूरी पर ट्रेन रुक सकेगी। जबकि जो ICF है इसमें इसका जो सस्पेंसन है ये है 100 डेसिबल, मतलब कि आवाज़ ज़्यादा करती है। जबकि जो LHB है इसका सस्पेंसन है 60 डेसिबल, मतलब कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। और धीरे धीरे यदि देखा जाए तो LHB को ही इंडियन रेलवे के द्वारा अपनाया जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कपूरथला के द्वारा ये जो कोचेस डेवलप की जा रही है ये LHB कोच है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। कपूरथला, ये आप देख सकते हैं कपूरथला की लोकेशन। अभी हमने हरियाणा के बारे में डिस्कस किया था। हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल जो है ये है चंडीगढ़। यहाँ हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान, मतलब कि कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। कैच द रेन अभियान ये है क्या? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं। वर्षा का जो जल होता है, मतलब कि बारिश के दौरान जो भी जल धरती पर आता है उसका संचयन करना, मतलब कि उसे स्टोर करने के लिए, ताकि वह वेस्ट ना चला जाए, इसी के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो 2019 का जो बजट रहा इसमें जल शक्ति अभियान इसका डिस्कशन किया गया था। जो जल शक्ति अभियान है इसके अंतर्गत लक्ष्य क्या रखा गया है? 2024 तक, मतलब कि 2024 तक भारत के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। अच्छा, एक और टारगेट आप याद रखेंगे 2025 का। तो 2025 का टारगेट किस लिए है? भारत को TB मुक्त बनाने के लिए, जबकि 2030 का टारगेट भारत को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ये 2 लोगों को मिला है, मनोज बाजपेयी और धनुष। जो मनोज बाजपेयी हैं इन्हें यह अवार्ड इनकी फिल्म भोसले के लिए, जबकि जो धनुष है यह अवार्ड इनकी तमिल फिल्म असुरन के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है कंगना रनौत ने इनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म है छिछोरे इसने जीती है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था सामिया सुलहू। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।